ये मौसम है मुद्दों का, मुठभेड़ों का और मंथन का, यानी कि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और शीतकालीन सत्र आने वाले समय की यानी कि सियासी समय की दिशा तय करेगा। क्योंकि जहां बिहार में अभूतपूर्व जीत एनडीए की हुई है, वहीं विपक्ष को भी ऐसे मुद्दे तलाशने पड़ेंगे जो सरकार को घेरने का काम करेंगे। और संसद में क्योंकि सियासी तापमान गर्म होगा ये तो सभी को पता है, लेकिन वो किस तरह से गर्म होगा, अंदर की रणनीति क्या होगी और क्या जैसे एसआईआर का मुद्दा है पश्चिम बंगाल में हो या तमिलनाडु में या असम में, क्या वहाँ पर उसकी गूंज सुनाई देगी या ऐसे और कौन से मुद्दे हैं वो इस पंचायती यानी कि जो पंचायत विद रिपोर्टर्स है, इस पंचायत में मेरे सहयोगी बताएंगे। नीरज हमारे साथ इस पंचायत में पंचायती करते हुए नजर आएंगे, अरुणिमा जी भी पंचायती करती हुई नजर आएंगी, वही पायल है और पल्लवी जी। पल्लवी जी, सबसे पहले आप ही बताइए, क्या संसद की जो पंचायत है, जो सबसे बड़ी देश की पंचायत है, उसमें क्या रहेगा इस बार? तो कुछ दिन पहले क्या रणनीति रहेगी? कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने पंचायत बुलाई थी कांग्रेस पार्टी में, और वहां पे देखिए सेशन के ठीक बीचों बीच 14 तारीख को रामलीला मैदान में एसआईआर के इशू को लेके कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रैली है। और जो 12 जगह राज्यों में जहां पे ये एसआईआर का एक्सरसाइज किया जा रहा है, वहीं के लोगों के साथ उनकी पंचायत हुई थी, तो उन्होंने एक बड़ा सा प्लान बनाया। तो जाहिर तौर है कि मुझे नहीं लगता पार्लियामेंट सेशन चल पाएगा, जैसा कि आमतौर पे होता है, लास्ट में जाके सरकार एक के बाद एक बिल पारित करती है। लेकिन आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, कहां कहां चुनाव है। बंगाल में चुनाव है, तृणमूल कांग्रेस इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी, हाउस चलने नहीं देगी। अभिषेक बैनर्जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें कहा है जितने भी सांसद है उनको इस इशू को उछालना पड़ेगा संसद के अंदर, तो टीएमसी इसको इशू बनाएगी। डीएमके वहां पे भी एक्सरसाइज है, वहां पे भी डीएमके ने अपने एमपीओस को कह दिया है कि आपको भी इशू बनाना है। और साथ साथ कांग्रेस पार्टी हाल फिलहाल तो मुझे लगता है आखला चौलोरे टाइप का सीन है। 14 तारीख को उनका एक बड़ा सा रैली है, पार्लियामेंट सेशन के बीचों बीच है, वो लोग भी इश्यू बनाएंगे। तो एसआईआर बहुत ही बड़ा मुद्दा रहेगा। मुझे नहीं लगता ये लोग टाइम भी वेस्ट करेंगे, पहले दिन पहले घंटे शुरू हो जाएंगे। अरुणिमा जी, एसआईआर तो बिहार में भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और बिहार की जनता को तो कहा जाता है कि बड़ी जागरूक है सियासी तौर पर। जब वहाँ नहीं बना तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु। देखिए, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बिहार सिर्फ एक टेस्टिंग द वाटर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, सिर्फ देख रहे थे कि क्या उसका इम्पैक्ट होगा। असल खेला बंगाल का है और बंगाल में बहुत सारे इश्यूज और लेयर्स हैं। एक हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी, कुछ बांग्लादेशी हैं, नंबर्स बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ बांग्लादेशी मूल के लोग हैं जो ऑलरेडी भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंच गए हैं, वो वापस जाना चाहते हैं। तो उससे बीजेपी की इस बात को सपोर्ट मिल रहा है कि हमने तो आपसे शुरू से कहा था कि ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स है जो गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुस के रह रहे हैं। दूसरा मुद्दा मटुआ समुदाय का है। मटुआ समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत वक्त से उनको अपने तरफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मटुआ समुदाय में भी कंसर्न है कि अगर आप 2002-2003 को कट ऑफ डेट की तरफ ले रहे हैं कि अगर आपने 2002-2003 में वोट किया है तो ही वो वाला आपका माना जाएगा। तो अब ये समुदाय के लोग ऐसे हैं जो बहुत बाद में आए हैं, उनका फियर जेन्युइन है। उन्होंने कईयों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रहे थे। अब अगर आप सरकारी नौकरी करते हुए कह दो कि नहीं हम अभी तक सिटीजन नहीं थे, तो फिर आपके लिए दिक्कत, तो कैसे कर रहे थे? तो वो मतलब एक तरफ पहाड़ है उनके लिए, दूसरी तरफ खाई है। तो इसका उनको एक निचोड़ निकालना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि फॉर्म 6 फॉर्म 7 वाला रास्ता है, लेकिन एसआईआर बंगाल में इतना आसान नहीं है। और ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं और बिहार में ऑपोजिशन वाले भी कह रहे थे कि बीएलओज सरकारी मुलाजिम होते हैं, चाहे आंगनवाड़ी के हो चाहे टीचर्स के हो। बिहार में सरकार किसकी थी? एनडीए की। बंगाल में सरकार किसकी है? टीएमसी की। तो जो बीएलओ है, तो ये जो बीएलओ है, जो स्कूल का टीचर है या जो आंगनबाड़ी में काम करता है, उसको ये डर है कि अगर मैंने टीएमसी के खिलाफ जाकर कुछ किया और टीएमसी की सरकार वापस आ गई तो मेरा क्या होगा? और वहाँ तो कानून कैसे हाथ में लिया जाता है सबको पता है। इसी वजह पायल यही बताई, क्योंकि जब वहाँ सरकार, जो अरुणिमा भी कह रही है, सरकार तो टीएमसी की है, तो बिहार में तो चलो कर लिया, सरकार आपकी थी, तो उसके अब अंदर की रणनीति बताइए, अंदर क्या सोच रही है, कैसे काम करवाएगी बीएलओ से? देखो, बीएलओ से काम कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। वो इलेक्शन कमीशन लगातार अपना काम करते रहे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो बंगाल में हो, किसी और भी राज्य में हो, वो लगातार अपने लोगों को ट्रेन करते रहते हैं। कैंप सेटअप किए हुए हैं, उन लोगों को बोला गया है कि आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो हेल्प डेस्क हम आपके लिए सेटअप करके हम आपको दे रहे हैं। पर ये जो बांग्लादेशी वाला मुद्दा है वो एक रियलिस्टिक मुद्दा है। पल्लवी शायद इससे रिलेट कर पाएंगी। आप अगर पूछेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कलकत्ता में रहते हैं, उनके यहाँ से काम वालियाँ चली गई हैं, अचानक रातों रात गायब हो गए। तो ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है
और बीजेपी इसको भरपूर तरह से, बीजेपी ने बोला है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये जो पूरा जो इनफिल्ट्रेटर्स का मामला है वो लगातार अमित शाह पिछले इलेक्शन से मैं अभी 2 दिन पहले कोलकाता में ही था और मेरी वहाँ टीएमसी के एक नेता से बात आप क्या कोलकाता? अच्छा, कोलकाता गए? कोलकाता गया था मैं, बिहार चुनाव के बाद कोलकाता 2-3 दिन रहकर आया। और वहाँ जब ये खबरें आई ना कि बॉर्डर पर बहुत हज़ारों की संख्या में लोग भाग रहे हैं और वो बांग्लादेश वापस जाना चाह रहे हैं, क्योंकि 15-15, 20-20 सालों से, 40 सालों से पश्चिम बंगाल में वो थे, लेकिन SIR का डर है। तो ऐसे टीएमसी के नेता के साथ मैं एक ऑफ द रिकॉर्ड बैठा था, उनका नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने खुद माना कि इस बार 50 लाख से ज़्यादा का वोट हमारा नुकसान होगा। लेकिन हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि सरकार मैं आपको बता दूं, 65 लाख नाम कट गए थे। मैं अभी कुछ समय पहले एक टीएमसी के सांसद से मिलकर आई हूँ, मैं मुझे पार्लियामेंट में टकराए थे वो। उन्होंने ये कहा कि अगर हम बात करें तो हम ऑब्वियसली पब्लिकली हम ये बोलेंगे कि हमारे नेता है, ये वो है, पर उन्होंने कहा अगर प्राइवेटली कोई मुझसे पूछेगा तो मेरा ये रहेगा कि मोदी जी का रहना और देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है अगले 10 साल तक। पता नहीं ममता बनर्जी टीएमसी के एक सांसद ने अभी कहा। नीरज बताएंगे। नीरज, फिर तो कहीं लग नहीं रहा कि डामाडोल स्थिति हो जाएगी अगर टीएमसी के नेता भी यही कह रहे हैं और 50 लाख वोट वो खुद ही मान रहे हैं कट जाएगा, यानी कि अवैध वोट था वो। देखिए 50 लाख अवैध वोट था, लेकिन एंट्री अवैध हो सकती है, डबल एंट्री भी अवैध है, जो डेथ किए हैं वो भी अवैध है। लेकिन आपको 2-3 चीज़ें बोलूँगा। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस या बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पहले संसद के आगामी सत्र में क्या ज्वाइंटली अपने फाइट को रखेंगे, क्योंकि पिछले सत्र में आपने देखा था उन लोगों ने ज्वाइंटली तरीके से अपनी फाइट को किया। अभी कांग्रेस की जो रैली है 14 तारीख को, आने वाले वक्त में वो इंडिया अलायंस के बाकी लोगों को बुलाएंगे कि नहीं, लेकिन केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, मेरे सवाल पे उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की रैली है। तो देखना ये होगा कि इंडिया अलायंस के या इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो क्या इस पर एकजुट रहते हैं, क्योंकि टीएमसी नहीं चाहेगी कि बंगाल की लड़ाई को वो कांग्रेस के साथ लड़ते हुए दिखे, लेफ्ट के साथ लड़ते हुए दिखे, क्योंकि चुनाव तो केरल में भी है और बंगाल में भी केरल एक लेफ्ट पार्टियां एक फैक्टर है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको यतीन्द्र। मैं था शाहबुद्दीन के गांव में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, लाइव पे थे हम लोग, बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने नोटिस भी किया होगा। वो इलाका मुझे पता नहीं कि वहाँ कितने वोट पड़े हैं, लेकिन शाहबुद्दीन के गाँव है तो आरजेडी के ज़्यादा सपोर्टर वहाँ, जिन लोगों से मैंने बात की थी, ज़्यादा वोटर जो थे उनके सपोर्टर 15 से 16 लोगों के साथ लगभग, नंबर्स मुझे थोड़ा सा ये है, मैंने सिर्फ पूछा वोट चोरी कोई मुद्दा है, 2-3 लोगों ने गड़बड़ी की बात की, बाकी 12 से 13 लोगों ने कहा कि कोई मुद्दा वोट चोरी का नहीं है। आरजेडी के गढ़ में जो शाहबुद्दीन, हाँ, शाहबुद्दीन के गांव की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं समझ पा रहे? अब रही बात पूरे बिहार में राहुल गांधी क्यों नहीं समझ पा रहे? पूरे बिहार में यतेंद्र कहीं नहीं रहा, पूरे बिहार में आप कहीं पे भी जाओ, मैं सीमांचल में भी गई थी, कहीं ये मुद्दा बिल्कुल नहीं था। उसमें एक चीज खाली यही हुआ है कि लोगों में मतलब एक चर्चा का मुद्दा बन गया, टॉकिंग पॉइंट हो गया। मैंने वो राहुल गांधी का पूरा वोट चोरी वाला जो यात्रा था, मैंने वो पूरा शुरू वहां से किया था। वहां से लेके हम लोग एंड किए पटना तक, जहां जहां मैं गई, बात करते हैं वोट चोरी का। लेकिन 2 चीज था, एक वो बोल रहे थे कि हम इस मुद्दे पे वोट नहीं दे रहे हैं, दूसरी बार एक अवेयरनेस हुआ, बहुत लोगों को लगा या कि मैं जाके चेक करूं मेरा नाम है कि नहीं है, तो वो SIR एक्सरसाइज में थोड़ा सा आसानी ये मैं भी अग्री करूंगी। अब मतलब देखिए बिहार एक स्टेट था, बट इस वक्त 12 राज्यों में SIR का प्रोसेस चल रहा है। लोगों में, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, मेकअप रूम में हैं, ड्राइवर्स हैं, स्टाफ है, जो ऑफिस स्टाफ है, जो उठ के मेरे पास आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई मेरा कैसे आएगा, नाम कैसे आएगा। तो SIR से कम हिंदुस्तान को वोट की कीमत समझ में आ गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं वो तो कहीं नहीं, देखिए आप उससे तो कोई भी आम आदमी नहीं कह रहा कि उसका वोट कट गया। देखिए अगर आप भाजपा के नेताओं से पूछोगे तो वो रोज सुबह उठते हैं और पहले राहुल गांधी की लंबी आयु की कामना करते, क्योंकि जब तक वो है तब तक वो हमारी जीत की गारंटी है। चुनाव आयोग में भी आप पूछिएगा अगर अधिकारियों से क्या मतदाता सूची में गड़बड़ी है, तो वो बोलेंगे कि हाँ गड़बड़ी है। किस तरह की गड़बड़ी है? बहुत सारे मृत मतदाता हैं, उनके नाम है, डबल मतदाता वाले शिफ्टेड हैं, उनके नाम है। लेकिन क्या कोई साजिश है? तो इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा। कल की घटना है, कल हमारे एक सहयोगी ने, जो पत्रकार है, उन्होंने फोन किया कि मेरा बिहार में भी नाम है और यहाँ भी नाम है, तो हम यहाँ रखें। फंस जाओगे, चुनाव आयोग नोटिस भेज देगा। नहीं, आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मुझे तो बता ही रहे सारे लोग जो न्यूज़ इंडिया के दर्शक होंगे ना, मैंने कहा पंचायत में वही बात बोलना जो सही हो, नहीं नाम मत बताना। बिल्कुल नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बिहार में भी नाम है
और यहाँ भी नाम है तो रखना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप खबर चलाते हो ना कि जो 2 लोगों के नाम हैं वो गलत करते हैं, तो आप सोच लो रखना चाहिए कि नहीं। तो ऑप्शन है उनके पास, हाँ ऑप्शन है। तो उन्होंने कहा कि तो नहीं फिर तो मैं बिहार में ही रखूंगा, यहाँ से हटवाता हूँ। तो देखिए अगर आप 2 नाम खुद मतदाता के तौर पे रखते हैं तो इसमें ना तो मुझे लगता है चुनाव आयोग की गलती है और राजनीतिक दलों की तो बिल्कुल गलती नहीं है, लेकिन हाँ ये इस मुद्दे को अवेयर करने में राहुल गांधी का बिल्कुल योगदान है या विपक्ष की पार्टियों का। लेकिन अगर पहल की बात करो तो पहल की शुरुआत तो चुनाव आयोग ने की है। अब आप चुनाव आयोग के तरीके पे राजनीतिक दल जो सवाल उठा रहे हैं वो ठीक है, वो उनकी अपनी राजनीति है। मैं पल्लवी जी से एक बात जान रहा हूँ। पल्लवी जी, बड़ी चर्चा चल रही है कि यहाँ जब हंगामा हो रहा होगा, शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा बिहार में, तो चलो चुनाव लड़कर जीत मिली है एनडीए को, लेकिन एक राज्य ऐसा है कि जहाँ बिना लड़े ही अंदर खाने ही, जब यहाँ अपोजिशन हंगामे में लग रहा होगा, चलता रहता है जिनका नाटक हमेशा चलता रहता है, वहाँ पर नाटक में कुछ फेरबदल होने वाला है। देखो मैं बता दूं, मुझे मेरा जो मानना है कि मार्च के पहले बजट जो पेश किया जाएगा कर्नाटका में, मुझे नहीं लगता होगा। मुझे लगता है राजस्थान की तर्ज पे ही यहाँ पे ये उथल पुथल रहती है। ठीक है, 2 चीज होता है। एक तो जब इस तरह का बातचीत, जब तक इस तरह की बातचीत होती है और नूरा कुश्ती होती है, तो उसका फायदा हमेशा बॉस को मिलता है, क्योंकि फिर हर कोई जाएगा राहुल गांधी के पास, हर कोई जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, तो उनका दबदबा बना रहता है। दूसरी बात यह है, सिद्धरामैया रूटेड लीडर है। डीके शिव कुमार को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत पसंद करते हैं और राहुल गांधी क्लोज डोर में मिसाल देते हैं डीके शिव कुमार का कि इसको जेल भेजा गया, इसके खिलाफ केसेस है, लेकिन ये कांग्रेस छोड़ के कभी नहीं गया है। तो इसीलिए डीके शिव कुमार राहुल गांधी को बहुत पसंद है। लेकिन क्या पसंद, लेकिन तो सचिन पायलट भी था। कितनी अब सच्चा, हाँ यही सचिन पायलट भी तो पसंद था ना गांधी परिवार और कितना को। गांधी परिवार के खास थे वो। पसंद तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बहुत थे। यानी कि हो सकता है नाटक हो सकता है। क्या उन्होंने बदला? नहीं बदला ना। वैसे मुझे लगता है कर्नाटका में, मेरा जो कैलकुलेशन है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि सिद्धरामैया बने रहेंगे या सिद्धरामैया के चोजन किसी को बने रहेंगे। खेल ये भी होगा कि क्या डीके शिव कुमार को ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप ये भी बता रहे थे कि किसी ने कहा है कि उनके योग में, मतलब राजयोग नहीं है उनकी किस्मत में, डीके शिव कुमार के। डीके शिव कुमार बहुत श्रद्धालु है, बहुत, मतलब उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब उनके इलाके में टिकट बंटवारे की बात चल रही थी चुनाव में, वो क्या करते थे, अपने कमरे में बंद रहते थे और वहां पे सबका नाम लिखते थे नीचे, और वहां पे पूजा वूजा करते थे और कहते थे कि कहीं किसी नाम के ऊपर फूल गिर जाए, मैं उसको टिकट दूं। देखिए ये तो ये तो बीजेपी के नेताओं में भी है कि चुनाव कब होना है, कैसे होना है, तारीखें तक भविष्य ज्योतिष के हिसाब से। कर्नाटका में भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी, अगर आपको याद हो पिछले बार जब बीएस येदियुरप्पा एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तभी भी ये कहा गया था कि गलत मुहूर्त में उन्होंने घर से बाहर कदम रख दिया था, तो एक दिन के लिए वो मुख्यमंत्री। ये नेताओं में रहता है, ज्योतिष को लेकर सारे बड़े नेताओं में खास करके सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में तो बहुत ज्यादा मान्यता है। मुहूर्त को बहुत मानते हैं, वास्तु को बहुत मानते हैं। एक नेता, फिर से नाम नहीं लूंगी, गृह मंत्रालय में आए वो, और उन्होंने काफी, मतलब साल भर तक उन्होंने अपने ऑफिशियल रेजिडेंस को ऑक्यूपाई नहीं किया, क्योंकि वास्तु के हिसाब से घर का एंट्रेंस सही नहीं था। और वो जिस तरीके से वो एरिया बना हुआ था, यहाँ से बहुत दूर नहीं है जहाँ हम बैठे हुए, घर का एंट्रेंस आर्किटेक्ट बता नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर कोई और दीवार टूटते तो साथ में ही एक चीफ जस्टिस, मतलब एक जस्टिस साहब का घर था, उनकी प्राइवेसी भंग हो रही थी। तो साल भर तक नहीं गए अपने आवास में, यही फिगर आउट करते रहे कि इसका वास्तु कैसे ठीक किया जाए। फाइनली अब वो प्रवेश कर रहे हैं। मुझे चुनाव आयोग से पहले मैं भी बता दूं, पहले की बात है, जब सरकार दूसरी होती थी, तब एक चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया नामना उस पर कि डेट कुछ तय हुई, लेकिन ऊपर से मैसेज आया कि नहीं ये जो डेट हमारी पूजा और ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ठीक नहीं, आप इन डेट्स को चेंज कीजिए। प्रेशर बनाया चुनाव आयोग पर, और वो बाद में हुआ कि नहीं हुआ, हाँ नहीं इसी में हुआ कि नहीं हुआ, ये इन्होंने नहीं बताया। यही मैं कह रहा हूँ ना, चुनाव आयोग वाले उन अधिकारी ने ये नहीं बताया कि वो डेट बदली नहीं बदली, लेकिन प्रेशर आया चुनाव आयोग के ऊपर। ही है, प्रेशर तो आता ही है। अब चुनाव आयोग को ये तय करना था कि वो डेट चेंज करें ना करें, वो तो खैर बात की बात है, उन्होंने मुझे स्पष्ट भी नहीं किया, तो मेरे ऊपर बात नहीं आएगी। खैर हम बात करें शीतकालीन सत्र की। बिल्कुल एक चीज आप जो चाह रहे थे कि अगर जिनके 2 वोट हैं या 3 वोट है, क्या उन पे चुनाव आयोग कठिन कार्रवाई या कठोर कार्रवाई करेगा? कई नेताओं को नोटिस भेजे गए हैं, जैसे कई नेताओं के नाम है, लेकिन उसमें जब तक SIR की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक उस पर सॉफ्ट रहेगा। वो तो करना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, लेकिन उस पर चुनाव आयोग सॉफ्ट अब ये बताइए, चलिए ये तो रहेगा चुनाव आयोग। अब अगले मुद्दे पर, जैसे इतना बड़ा आतंकवादी घटना हुआ, इसमें अपोजिशन क्या करने वाला शीतकालीन सत्र पर? आतंकवाद के मुद्दे को उठाएगा अपोजिशन, और इसको हर पार्टियां अपने अपने तरीके से उठाएंगी। जो बैठकें होती हैं विपक्ष की, रणनीति क्या बना रहे अंदर खाने? वो देखिए, विपक्ष की रणनीति, जो मुद्दे हैं उनमें SIR सबसे पहला है,
उसमें कितना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लेते हैं ये देखना होगा। दूसरा अहम मुद्दा आपने आतंकवाद का, इसके अलावा चीन का मसला आ गया है, अरुणाचल की महिला से जो दुर्व्यवहार मुझे ऐसा लगता है आतंकवादी हमले को अपोजिशन उठाएगी आने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप से जोड़ के। फिर से एक बार इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में, फिर से एक बार प्रियंका चतुर्वेदी जैसे बहुत से सारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो बोलते रहे कि आप पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी। नहीं, बट आपस में खेल रहे हैं, इसी पे ऑब्जेक्शन है ना कि आपने कह दिया, आपने पहलगाम के बाद क्या कहा, दैट एवरी टेरर अटैक इज एन एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन दिल्ली में जो हुआ है उस पे पोजीशन बहुत नुआंस लिया गया है। जिस तरीके से पहलगाम पे रिस्पांस था और जिस तरीके से दिल्ली में रिस्पांस है उसमें फर्क है। और बिल्कुल छाएगा और उसको इससे जोड़ के कहा जाएगा कि आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम कोई संपर्क नहीं रखेंगे, लेकिन आप खेल के मैदान पे, क्रिकेट के मैदान पे खुद को जोड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो सरकार के लिए अच्छी हुई है, रेड फोर्ट हमले के 2 घंटे के अंदर अंदर, मैं एक बड़े पुलिस अधिकारी के साथ बैठी हुई थी, उन्होंने बताया 2 घंटे के अंदर अंदर वो गृह मंत्रालय को अपडेट कर पाए कि कौन सा मॉड्यूल है, कौन बॉम्बर है, कहाँ से इसकी, मतलब विदिन 2 आवर्स करना बहुत बड़ी बात है। तो किस्मत अच्छी थी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की कि फरीदाबाद मॉड्यूल उसके ठीक पहले एक्सपोज हुआ था और अभी धीरे धीरे किस्मत थी। लापरवाही तो सामने देखिए, किस्मत तो थी। आप यूनिटी की बात करते हैं, मैं कुछ समय पहले ही पार्लियामेंट में थी, वहाँ पे ऑलरेडी सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैंने देखा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, 2-3 बड़े मंत्री ऑलरेडी लोकसभा स्पीकर से मिलके, वो ऑलरेडी उनको पता है कि ऑपोजिशन क्या मुद्दे उठाएगी, किस तरह से और जयराम और एक से मैं खत्म कर लेती हूँ कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में भी बोला है कि बिहार की जीत है वो एनडीए की जीत है। पर हम ऑपोजिशन की तरह हम इलेक्शन के लेके अलायंस नहीं करते। वी आर अ नेचुरल अलायंस, वी आर इन दिस टुगेदर। तो मुझे लगता है कि इससे पहले कि विपक्ष सवाल उठाए, सेशन के बाद तारीख भी अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे, तारीख भी अनाउंस होना शुरू हो जाएगी। वो राज्य सरकारों की रणनीति और राजनीति आपको देखने को मिलेगा, खास तौर पे कमजोर सरकार। इसमें 2 बात आ जाएगी, रेड फोर्ट ब्लास्ट का और दूसरा ट्रेड टॉक्स, कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, बार बार दावा कर रहे हैं, उन्होंने सीज फायर किया, रशियन ऑयल वाला मामला, ये सब बार बार उठाएगी और ये राहुल गांधी का पेट टॉपिक है। आफ्टर ऑल कांग्रेस पार्टी भी भुक्तभोगी है। 2004 में कमजोर प्रधानमंत्री के तर्ज पे ये आर्ग्यूमेंट लेके कांग्रेस की सरकार गई थी, अगर आप 2014 में वीक प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये मैं जो कांग्रेस के नेताओं से बात करती हूँ, उनका कहना यह है कि अब हम बदला लेने का वक्त आ गया, हम अब दिखाएंगे कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कमजोर है, ना वो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे पा रहे हैं, हम ऑयल नहीं ले रहे हैं इनसे, रशिया से। फिर रेड फोर्ट का ब्लास्ट कैसे हुआ, दिल्ली में हुआ, प्रधानमंत्री, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये ऑपोजिशन ये जब कहेगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था देश का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है नक्सलिज्म, हिडमा को मार देना। देवू जी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो शायद कस्टडी में है। सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज गृह मंत्री अमित शाह के अंडर ऑलमोस्ट खत्म होने के तर्ज पे है। हो सकता है पार्लियामेंट सेशन खत्म होते होते इंडिया को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये अगर रेड फोर्ट की बात ऑपोजिशन करेगी, जी, और मतलब जैसे मैं कह रही हूँ, हिडमा का खत्म होना मतलब ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा हथियार सरकार के पास कौन है? शशि थरूर। मैं हमेशा उसको देखना चाहती हूँ जब वो पार्लियामेंट एंटर कर अकेले। अच्छा, दुबई में शशि थरूर है और वहां पे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी है, बिल्कुल नहीं मिले होंगे, बिल्कुल ही नहीं मिले। कैसे मिलेंगे भाई, यहाँ ही नहीं मिलते। तो शशि थरूर से काफी टाइम से नाराज भी चल रही है सोनिया गांधी। मुझे याद है जब महुआ मोइत्रा का जब मामला हुआ था। आपको ज्यादा पता होगा यतेंद्र, बट मेरा कैलकुलेशन क्या बीजेपी के लिए, बट ये क्या आपको नहीं लगता बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद है कि शशि थरूर कांग्रेस में रह के उनका नाश करे? यतीन्द्र, अभी SIR की बैठक में भी शशि थरूर को इन्विटेशन गया था, वो उस दिन नहीं आए थे। उनके दफ्तर से बताया गया कि वो अनवेल है। तो शशि थरूर की नाराजगी जो है वो खुलकर कुछ अपनी बातों को रखते नहीं, लेकिन जो उनका लाइन है या जो उनके गतिविधियां हैं वो तो साफ बताते हैं। इसीलिए वो बहुत अच्छे डिप्लोमेट हैं, पर उनका बात करने का तरीका थोड़ा सा स्वाब और अलग होता है। अभी दुबई में बैठ के क्या बोल दिया उन्होंने कल, यही तो बोला ना उन्होंने, सुप्रिया श्रीनेर के बयान का सीधा जवाब दिया कि मुझे क्यों नहीं समझ में आता, लोग क्यों बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहा हूँ। ये जो इसमें ये तो है एक चीज और समझ में आ रही थी, कर्नाटक का नाटक तो आपने बताया, सुप्रिया सुले का आपने नाम लिया कि ये भी बड़ी नहीं, मैं सुले की बात कर रहा हूँ, NCP वाली बात कर रहा हूँ। ये भी नजदीकी बढ़ती जा रही है एनडीए के साथ। पर मुझे लगता है, आई डोंट नो पायल, बट मुझे लगता है सुप्रिया सुले एक समय था कि एनसीपी के कुछ नेता बोलते थे कि शरद पवार शायद मान गए थे कि
बीजेपी का साथ देंगे, बिकॉज सुप्रिया सुले इज वेरी क्लोज टू राहुल गांधी, ये आप मत भूलेगा। वो जाती है राहुल गांधी से मिलने, फेमस मीटिंग उनका हुई थी पर्सनल PM इक्वेशन भी है राहुल गांधी के साथ। देखिए सुप्रिया सुले नहीं छोड़ना चाहती कांग्रेस का हाथ। जब भी इस मामले के ऊपर चर्चा होती है, जैसे तुमने भी सुना है, तब सीधा बात जो बीजेपी के आला कमान है उनके द्वारा यही किया जाता है कि अगर सुप्रिया सुले को आना है, शरद पवार को आना है, जिसको भी आना है, अजीत पवार के एंट्री के बिना नहीं आ सकते। वो तो अपने सहयोग, आपने कहा ना कि वो नेचुरल अलायंस कह के चलते हैं और वो डिच देने वाला मामला है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जो भी होगा बातचीत। नहीं, मैं तो तमिलनाडु की तरफ भी बहुत इंटरेस्ट से देख रही हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं जो भी कांग्रेस के साथ है वो अपना पतन खुद बुला रहा है। बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ये कह चुके कांग्रेस में भी स्प्लिट होने वाला है। तमिलनाडु में चुनाव है, वाइस प्रेसिडेंट आज ही उन्होंने संविधान दिवस के पे तमिल में बोलना शुरू किया। अब वो राज्यसभा के चेयर पे बैठेंगे, अगर वो लगातार तमिल में एड्रेस करते हैं, क्योंकि करुणानिधि की पूरी जो फैमिली है, जब वो पार्लियामेंट में आए उन्होंने ये शिकायत की है कि आपका हिंदी डोमिनेंस है, आप हिंदी में बात करते हैं। तो ये ट्रम्प कार्ड जिसको कहते हैं, ट्रम्प कार्ड है। और परसेप्शन के बैटल में हिंदी इम्पोजिशन जब डीएमके कहेगी, बिल्कुल। तो मैं तो इसको भी बहुत क्लोजली देखूंगी इस सेशन में। पल्लवी, एक जो तुम्हारी कहानी थी जिसके ऊपर सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी कि कांग्रेस ने बोला कि हम कोई ग्रैंड अलायंस नहीं चाहते, क्या एक साथ मुद्दे उठाएंगे? मुझे लगता है एसआईआर का मुद्दा वो सही है, वो लोग अपने अपने तरीके से उठाना चाहेंगे। जो नीरज कह रहा था एकदम सही है कि ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी अपनी लड़ाई कांग्रेस के बिहाफ पे लड़ा जाए या कांग्रेस भी उस पर जुड़ जाए। आप उसके स्टेटमेंट्स देखो ना, आज उसने कह दिया कि वंदे भारत मातरम हमें बोलने नहीं देते हैं, अगर बीजेपी मुझे अटैक करती है मैं आग लगा दूंगी। वो ओल्ड स्टाइल काइंड ऑफ अ नेता, वो सड़कों पे लड़ना जानती है, इसलिए एसआईआर इशू को लेके वो लोगों के पास जाएगी। देखिए आम जनता को ना ये एसआईआर उतना टेक्निकलिटी समझ में नहीं आता है। वो इन लोगों को बोलेगी कि बीजेपी आप लोगों को भगाना चाहती है। और क्या और ये जो नॉन बेंगोली कहा भी ना कि 28 बीएलओ की डेथ भी हो गई। हालांकि उस पर भी डाउट है कि सच में इतने मरे कि नहीं मरे, लेकिन वो ओपनली बोल रही हैं। एक बीएलओ में डर भी बैठा रही हैं, और जो उनकी राज्य कर्मचारी के जो लोग हैं उनमें भी एक दहशत सा फैला दिया। नहीं, बीएलओज तो कंट्री वाइड बीएलओज के साथ प्रॉब्लम इश्यूज हो रही हैं। मतलब कुछ बीएलओज कह रहे हैं कि देखिए ना कहाँ हुए, बिहार में तो कम समय मिला, बिहार में यतीन्द्र, और इसमें फर्क है। यहाँ जो इलेक्टर के ऊपर प्रेशर है ना कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, इस एसआईआर एक्सरसाइज में इलेक्टर के ऊपर प्रेशर कम है। बीएलओ के ऊपर, हाँ, बीएलओ के ऊपर प्रेशर ज्यादा है डॉक्यूमेंटेशन मिलाने का। जैसे उन्होंने कहा कि डेथ वहाँ हो रही है, यूपी में कहाँ? यूपी में एफआईआर हो रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं? यूपी में एफआईआर हो रहा है, नोएडा में ही हो रहे हैं। पर अखिलेश भी पूरी मजबूती से इस मामले को उठाएगा। हाँ, मुझे लगता है मकर द्वार पे इस बार आपको ऑपोजिशन अलग अलग गुटों में दिखेंगे। यहाँ एक गुट, यहाँ एक गुट, और हमारे वॉक थ्रू जो है वो भी 2-3 पार्ट्स में होंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए एसआईआर के मुद्दे को बिल्कुल अगर टीएमसी की बात करें तो राहुल गांधी ने बिल्कुल अवेयरनेस, लेकिन इसमें योगदान आपको अगर राहुल गांधी को आप देते हैं कि एसआईआर या मतदाता सूची को क्लीन करने में, लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस ये मानती है कि हम मतदाता सूची की वजह से हार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं से जब आपकी बातचीत होगी यतीन, तो वो साफ साफ ये कहते हैं कि एसआईआर के मुद्दे को कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा खींच रहे। ठीक है, मतदाता सूची में कुछ कमियां हैं, उसको ठीक कराना है, लेकिन मेन इशू बनाना ठीक नहीं है। जिस दिन ये कांग्रेस के कई नेता मानते हैं। जिस दिन बिहार का रिजल्ट आया उस दिन शाम की एक शादी में कांग्रेस के बड़े नेता हमसे मिले जो राहुल गांधी के भी बहुत करीबी हैं, और उनके शब्द जो मैं आपको बता रही हूँ, हम सही मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, हम ग्राउंड को समझ नहीं पा रहे हैं। ये उनका अपना, ये तो ऑन रिकॉर्ड सबने बोला है। अखिलेश प्रताप सिंह सबने ऑन रिकॉर्ड बोला है। हम समझ रहे हैं, राहुल जी नहीं समझ रहे। हाँ, राहुल जी नहीं समझ रहे। एक भाजपा के नेता ने कहा कि एसआईआर में स्वीप ढूंढने की जगह पे कांग्रेस ने अपने नेताओं को ही स्वीप करा दिया, स्वीप आउट। नहीं, लेकिन बिहार के वर्डिक्ट का कांग्रेस के नेताओं को अंदाजा हो गया था। मेरे सामने एक जनरल सेक्रेटरी, उनको कांग्रेस के करीबी ने फोन किया, उन्हें कांग्रेस के करीबी ने बताया, जो महासचिव के करीबी हैं वो बिहार से नहीं जुड़े हुए, उनको बताया कि सर ये चुनाव हम लोग हार रहे हैं। राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने हमसे पूछा कि आपका आकलन क्या, मैं बिहार में था, तो मैं बोला कि मुझसे मत पूछिए, आप लोग का आकलन क्या। तो उनका इंडिकेशन साफ था कि ये चुनाव हम लोग जीत नहीं रहे। लेकिन हारना एक बात है, बस सुनामी। मैं बता दूं यतीन्द्र, मैं थी मौर्या होटल में जहाँ पे सब पत्रकार रहते हैं, तो काउंटिंग के एक दिन पहले जो बिहार कांग्रेस के इंचार्ज है कृष्णा अलावरू पहुंचे। रूम नंबर हम सबको बता दिया गया, लेकिन हमें को तो बिहार का एक बच्चा जान गया है। हाँ, अब जान गया ना। और तो क्या हुआ कि कृष्णा अलावरू को पता नहीं काउंटिंग शुरू हुआ
उन्होंने दिन भर का चेक इन था, अगले दिन का चेकआउट था। भाई साहब 11 बजे तक उनका चेकआउट भी हो गया, सामान भी छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको ये कहा गया कि कुछ कांग्रेस के लीडर्स आपसे मिलना चाहते हैं। आपने देखा होगा कृष्णा लावरू के खिलाफ कितने प्रदर्शन हुए थे। ये हाल था, उनको मुझे पता नहीं है। जब वो निकले हैं उस समय आखिरी बातचीत हम ही लोग के नेटवर्क से उनकी हुई थी, क्योंकि होटल से जब निकले तो हम लोग सहनी जी का वेट कर रहे थे बाहर में, होटल के फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे। हाँ, वीआईपी के मुकेश सहनी का वेट कर रहे थे, तब तक वो निकल आए तो उन्होंने बात किया और उसके बाद वहाँ से चले गए। तो ये कहानी है। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पे मुझे लगता है पार्लियामेंट सेशन में सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर ही मुद्दा होगा। कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे पार्टी को और नेताओं को सड़कों पे उतरना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर नहीं थे, चाहे कुछ भी बोले, मैं तो खुल के कहती हूँ उनको कि वो लोग नहीं थे। वो ना कैंपेन करते थे, व्हाइट ऑमलेट बन रहा है, घंटों घंटों ब्रेकफास्ट चल रहा है। और ये सिर्फ मैं एक दो नेता की बात नहीं करती थी, मैं शूट पे निकलती थी सुबह, शाम को आती थी, वही नेता वहीं के वहीं बैठे। एक कोने का टेबल था जो ब्रेकफास्ट टेबल था, पाया याद है, और उसी टेबल पे बैठे रहते थे दिन भर। आप ऐसे चुनाव सब नहीं, पर मुझे लगता है यही फर्क होगा। और ये सबसे बड़ा फर्क है ना बीजेपी और कांग्रेस में। बट यही फर्क होगा बंगाल के चुनाव में और तमिलनाडु के चुनाव में, क्योंकि वहां आपकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, वहां आपकी लड़ाई एक ऐसे नेता से, एक ऐसी पार्टी से जो खुद भी इसी, शायद हो सकता है बीजेपी का मैनेजमेंट अलग हो, लेकिन वो भी उतना ही काडर मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट करेंगे जितना की भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये लड़ाई अलग है। मुझे ममता बनर्जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जितने नेताओं ने काम किया है बिहार में, जितने भी राज्यों से, उन सबको जेपी नड्डा अपने घर पे डिनर पे बुला रहे हैं, अप्रिसिएशन है। और उनसे ये कहा जाएगा कि जो बिहार का मॉडल है उसको हमको रेप्लिकेट करना है तमिलनाडु, उसको हमको रेप्लिकेट करना है बंगाल में। ये यकीन मुझे लगता है आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 5 जगहों पे, उसमें 4 राज्यों का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि असम में गौरव गोगोई हैं, वो कांग्रेस को चुनाव जीत या हार अलग बात है, वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं पॉलिटिक्स में, वो बहुत बेहतरीन लड़ेंगे। अगर गोगोई का केस एनआईए के पास नहीं आ गया तो गौरव गोगोई वाला चल रहा है ना, उसकी वाइफ को लेकर खुद। हाँ, तो एनआईए को देने की बात की कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको अच्छा चुनाव देखने को मिलेगा, वो एसआईआर का जितना असर हो, असम में तो एसआईआर से अलग वो हो रहा है, आप कह सकते हैं वो जो नॉर्मल नहीं। पर देखिए मुश्किल, इतना आसान, देखिए इतना आसान चुनाव हिमंता के लिए, बिल्कुल ये हिमंता के लिए भी बहुत आसान चुनाव नहीं है। तीसरी बार सरकार मांगे, एंटी इनकम्बेंसी वगैरह भी होंगी, पर वो 24 घंटे जमीन पे रहते हैं, 24 घंटे लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, खुद सोशल मीडिया पे पर्सनली अवेलेबल रहते हैं। बट मुझे लगता है कि गौरव गोगोई को अनाउंस करने में थोड़ा सा देर नहीं होगा। बट टू बी फेयर, गौरव गोगोई अब है ऑन द ग्राउंड, वो घूम रहा है, जा रहा है। उसका संगठन नहीं है ना पल्लवी। जो बिहार चुनाव मैं उसी बात पे आ रही हूँ। बिहार चुनाव में अगर सबसे ज्यादा जो गेम चेंजर वाली स्कीम थी, वो देन थी, वो मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा की थी, जो 10,000 रुपए वाली थी। 10,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन कैसे देना है। नहीं यतेंद्र, मैं बता रहा हूँ, ये स्कीम हमें केंद्र मंत्री ने बताया था कि उनकी दी हुई स्कीम थी। मैं नाम नहीं बताऊंगी। ये किसकी दी हुई थी? उनका सजेस्टेड आइडिया था। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब ये बताइए, जैसे इन्होंने भी कहा, वो एनआईए को अगर दे देते हैं और कांग्रेस अगर अनाउंस कर देती है, क्या वो सिंपैथी ले पाएंगे? कार्डर भी नहीं है। नहीं, बात बड़ी सीरियस हो जाएगी ना, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं कि आप पाकिस्तान की बिहार पे काम करते हैं। जब देशद्रोह का मामला अगर आ जाता है, और नल्ली मैसेकर की रिपोर्ट हिमंता बिस्वा शर्मा ने खोल दी, गोगोई को के खिलाफ खेल दिया। अगर ये होना होता ना, हो चुका होता। कोई बेवकूफ नेता ही होगा जो 6 महीने पहले किसी के खिलाफ कोई एक्शन कर देगा, सिंपैथी पे टर्न हो जाता है ये पूरा मामला। ये चंद्रबाबू नायडू एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है इसका। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जगनमोहन रेड्डी उनको 6 महीने पहले अरेस्ट करा देंगे, नतीजा हमने देख लिया था। लेकिन मतलब फर्क बस मुझे उतना ही लगता है कि देशद्रोह का मामला। चंद्रबाबू नायडू का अरेस्ट वाज अ वेरी रॉन्ग मूव। नहीं, मतलब पहले बात मुझे ये लगता है करप्शन के मामले में शायद अलग होता हो, बट देशद्रोह आसाम जैसी जगह पे जब बांग्लादेश के साथ वैसी इतनी दिक्कतें चल रही है, पता नहीं वो कार्ड कैसे खेला जाएगा। पूरा तंत्र उनके पास अभी तक क्यों नहीं किया? शायद सही वक्त का इंतजार कर रहे हो, या उनमें भी उनको भी जो सियासत में तो सही वक्त का ही खेल होता है सारा। केरल को मत भूलो, वो भी इम्पोर्टेंट है। वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद है, वहां से शशि थरूर है, वहां से केसी वेणुगोपाल है। इन सब का रिफ्लेक्शन मुझे लगता है पार्लियामेंट के अंदर भी होगा। और केरल पंजाब की तरह एक ऐसा राज्य था जहां पे रोटेशन सिस्टम होता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि वामपंथी दल दूसरी बार जीत के आए, और तीसरी बार जो मैं अंदरूनी लड़ाई देख रही हूँ
और बीजेपी थोड़ा सा आग लगा रही है बीच बीच में, अर्बन वोट्स एंड ऑल दैट, प्लस थरूर का कुछ ठिकाना नहीं है, कितना वोट स्पॉइलर होगा कांग्रेस पार्टी के लिए अगर कांग्रेस फिर से हार जाती है केरल में। वेरी एम्बैरेसिंग। अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस में पता चल जाएगा, केरल में अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस है। में क्या था, संघ ने जितना संघर्ष केरल में किया वो शायद ही किसी राज्य में किया, कितने लोगों ने अपनी जान भी दी, संघ अपने उसमें लगा हुआ है। पर साथ ही क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था जिस तरह से अर्बन वोटर्स को अपील करने का, राजीव चंद्रशेखर एक मेजर डिफरेंस केरला में ला सकते हैं। हालांकि पहली बार बीजेपी को एक जीत भी हासिल हुई थी 24 के इलेक्शन में, सुरेश गोपी मंत्री बने हैं मोदी सरकार में, तो बीजेपी का फोकस केरला पे जरूर रहेगा। पालक्कड़ में भी बहुत अच्छा किया है बीजेपी ने, वहाँ पर मेयर उनका रहा, पार्षद सबसे ज्यादा बड़ी। बस शायद अर्बन बॉडी इलेक्शंस के बाद मतलब ये भी पता चल जाए कि शशि थरूर किस करवट बैठते हैं। ये तो पल्लवी जी ज्यादा अच्छा बता सकती हैं। ये तो थरूर अंदर खाने कुछ करेंगे वो कि नहीं, मुझे लगता है उसको ये मजा आ रहा है ऐसा करके, उसको मजा आ रहा है। और देखिए बीजेपी को भी सूट करता है ना कि थरूर वहां पे बैठे और बैटिंग हमारी कर रहे हैं, हमारी तरफ की। और मैं आपको बता दूं 1-2 महीना पहले केसी वेणुगोपाल और वहां के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, मैं नाम भूल रही हूँ, वो गए थे शशि थरूर से मिलने, बोला कि हमें साथ साथ लड़ना है। क्या हुआ, अगले दिन फिर शशि थरूर ने कोई स्टेटमेंट दे दिया। तो शशि थरूर को भी मजा आ रहा है। देखिए अब वो ना बड़ा परिपक्व हो गया है, वो समझदार पॉलिटिशियन हो गया है, उसको पता है कि मुझे चोट पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाना है। चलिए और क्या मुद्दे हो सकते हैं कुछ आपको और ध्यान में आ रहे हैं कि पार्लियामेंट में किस तरह की रणनीति? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है दिल्ली वाले खास के मर जाते हैं, बट इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाते। दिल्ली वालों के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है ना ये, इसीलिए मुझे यहाँ पे आते हैं उनके लिए भी नहीं, मैं इसीलिए लग रहा है कि चुनावी मुद्दा क्योंकि नहीं है, इसलिए इसका रेजोनेंस भी मुझे पार्लियामेंट में इतना सुनाई नहीं देता। देखिए जो भी बंगाल से सांसद है, कितने 42 सांसद है और तमिलनाडु से 40 सांसद, इसके अलावा कौन से इलेक्शन में किसी को इंटरेस्ट है? मतलब पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है, हम सबके लिए है, बट चुनावी मुद्दा क्योंकि नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ये चुनाव का सेशन नहीं है ना अरुण। नहीं, इसलिए पॉलिटिशियंस उसमें इन्वेस्टेड नहीं है। पॉलिटिशियन हमेशा इसकी आवाज उठाने, लगातार लोग आवाज उठाते हैं। यतीन देखिए मुद्दे के तौर पे तो उठाएंगी पार्टियां, आम आदमी पार्टी बिल्कुल उठाएगी क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के लोग अपनी बातों को नोटिस के जरिए, आम आदमी पार्टी के तो जो मुख्यमंत्री थे वो तो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, लोग मर गए, उसमें उनका चेहरा कहीं दिखाई नहीं दिया, किसी से मिलने तक नहीं पहुंचे वो। और मुझे इसलिए लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट इस मुद्दे को उतना उठने नहीं देगी या बीजेपी नहीं उठने देगी। जैसी ऑपोजिशन कहेगी पोल्यूशन, हिडमा का जो पोस्टर इंडिया गेट के प्रोटेस्ट में उठ गया था और 22 लोग गिरफ्तार हो गए, वो लगा दिया जाएगा कि भाई आप पोल्यूशन की बात ही नहीं करना चाहते, आप अल्ट्रा लेफ्ट है, आप अर्बन नक्सल है, आपका मुद्दा ही अलग है। मुझे ऐसा जो लग रहा है क्योंकि SIR मुद्दे को बहुत आगे ले जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी SIR चल रहा है बंगाल में, केरल में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है, तो ये लोग इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहेंगे। अब साथ में ले चलते हैं या को अलग अलग ले चलते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात कि 5 लोगों को अनुमति दी है चुनाव आयोग ने TMC के प्रतिनिधि मंडल को परसों मुलाकात के लिए, यानी 28 तारीख को 10 लोगों की सूची दे दी है, TMC ने जारी कर दी है। अब ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सिर्फ संसद के अंदर नहीं या सत्र में के दौरान ही आपको नहीं दिख रहा, सड़कों पर भी दिख। देखिए अगर हम बात करें SIR की एक और राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई, पर उसकी आवाज उठाने के लिए फारूक अब्दुल्ला इस बार पार्लियामेंट में आ रहे हैं। कौन सी वाली? राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा में आ रहे फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर मुद्दा भी आ गया, हो सकता है वो शायद सुनाई दे, क्योंकि जो वैष्णो देवी धर्मार्थ पैसों से जो यूनिवर्सिटी चल रही है वहाँ पर गैर धर्मों के लोगों को दे दिया गया है। बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में, बाबरी मस्जिद अपने राज्य की बात बहुत मजबूती से रखते हैं फारूक अब्दुल्ला। नहीं, मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ, चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की जो एक प्रपोजल आई थी, जिसको अब दबा दिया गया है, वो उस पर हल्ला गुल्ला होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो पंजाबियों के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जरूर होगा, क्योंकि पहले वो लिस्ट में आ चुकी है, बुलेटिन में आ चुका है। गृह मंत्रालय का ये और भारतीय जनता पार्टी पंजाब यूनिट खुद जाकर बोलकर आई है कि ये मत कीजिए। ये बताओ, जब लिस्ट जो आई पार्लियामेंट सेशन की उसमें था, फिर इसमें आप कैसे कह सकते हो कि स्पष्टीकरण के ये तो हम ला ही नहीं रहे? देखो, ना लिस्ट मैंने बनाई, ना मैंने लिस्ट से हटाई, ना गृह मंत्रालय में काम करती। नहीं, मैं आपको बताती हूँ गृह मंत्रालय क्या कह रहा है। गृह मंत्रालय कह रहा है कि बहुत सारा इंटेंशन होता है, जब आप बुलेटिन लाते हैं तो इंटेंडेड बिल बहुत सारे होते हैं, डज नॉट रियली मीन कि वो फाइनल आएगा कि नहीं है। तो हमारी इंटेंशन थी, हम इस पे प्रपोजल था, यही उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में भी कहा। मुझे आज प्रपोजल था, ने बोला कि हम साउंड टेस्ट कर रहे थे। और ये भी हो सकेगा तालाब के पानी में कंकड़ मार के लास्ट डे निकाल के ले आए, बिल्कुल कह नहीं सकती सरकार में कभी भी कुछ। एक बिल और है जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर का कितना बड़ा रोल है। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो सकती है। अब ज्यादातर बिल बिना चर्चा, बिना उसके हल्ला गुल्ला में पास हो जाती है तो अलग बात है, बट अगर चर्चा हुई, डिस्कशन जो जरूर होगा कि किस तरह से हमारी महिला खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीता, उस पर भी जरूर कांग्रेचुलेशन तो जरूर अयोध्या ऑल्सो
बट आई थिंक ब्लाइंड लड़कियों ने भी जीता है। हाँ। क्रिकेट होता है, दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन संसद में कौन जीतेगा, जनता का दिल, वो तो सरकार का एजेंडा क्या होगा, या वो पत्थर मारकर देखेंगे कि पानी में कितनी तरंगें बन रही हैं, कितनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, या अपोजिशन जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा वो जनता के बीच में कितनी जगह बना पाती हैं। फिलहाल पंचायती रिपोर्टर्स में तो हमने कोशिश की आपको बताने की, लेकिन आने वाले समय में खुद अगले हफ्ते फिर बताएंगे इस पंचायत का कितना असर होता है।